महामहिम के इस एपिसोड में आप जिस नेता की कहानी सुनने जा रहे हैं उसका पॉलिटिकल सीवी सबसे शानदार था। एक नेता जो राज्य का मुख्यमंत्री रहा, कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, 2 बार लोकसभा का स्पीकर रहा, इकलौता नेता जो राष्ट्रपति का चुनाव हारा और फिर जीता, और जब जीता तो निर्विरोध जीता। ये नीलम संजीव रेड्डी की कहानी है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। ये है दी लल्लनटॉप.com के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज महामहिम, किस्से भारत के राष्ट्रपतियों के। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव की लड़ाई तो सबने खूब सुनी, जब इंदिरा गांधी के कैंडिडेट वीवी गिरी जीते और कांग्रेस के कैंडिडेट उस वक्त के लोकसभा स्पीकर नीलम संजीव रेड्डी हार गए। उसके बाद आए 1971 के चुनाव और इसमें इंदिरा के नेतृत्व वाली कांग्रेस आर ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। इंदिरा का ध्यान सिर्फ बहुमत हासिल करने पर नहीं था, कांग्रेस सिंडिकेट के उन बूढ़े नेताओं को हराने पर भी था जो उनकी प्रभुता को चुनौती दे रहे थे। ऐसे ही एक नेता थे नीलम संजीव रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश की अनंतपुर सीट से 1971 के चुनाव में 84,000 वोटों के बड़े अंतर से हारे थे। चुनाव हारने के बाद नीलम संजीव रेड्डी ने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया। दिल्ली से वापस अपने गृह जनपद अनंतपुर लौट गए और खेती करने लगे। क्या उनकी राजनीतिक पारी यहीं पर खत्म हो गई? जवाब है नहीं। 4 बरस के भीतर एक बार फिर से वो एक राजनीतिक रैली में मंच से दहाड़ रहे थे, लेकिन उस मंच तक पहुंचने का किस्सा खासा दिलचस्प है। नीलम संजीव रेड्डी ने अपनी आत्मकथा विदाउट फियर एंड फेवर में इस प्रसंग का जिक्र किया है। उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 1975 में आपातकाल लगने से पहले जेपी को हैदराबाद में एक सभा में भाषण देना था। संयोग से मैं भी शहर में ही था। जेपी का भाषण सुनने की गरज से मैं भी सभा में पहुंच गया और आम जनता के बीच जाकर बैठ गया। इस बीच मंच पर जेपी के साथ बैठे कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया और यह बात जयप्रकाश को बता दी। मुझे ना चाहते हुए भी उनके आग्रह पर मंच पर जाना पड़ा और बोलना पड़ा। जेपी का जिक्र खूब आ गया, क्योंकि किस्सा आगे उन्हीं की बिना पर बढ़ेगा। जेपी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए। चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह खेत रहीं। जनता पार्टी की सरकार बनी। जेपी के आशीर्वाद से चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम की दावेदारी ध्वस्त हो गई और मोरारजी देसाई, वही मोरारजी देसाई जो 1964 और 1966 में इंदिरा गांधी के हाथों प्रधानमंत्री की लड़ाई हार गए थे, आखिरकार देश के प्रधानमंत्री बन गए। जेपी के सुझाव पर उनके चलते राजनीति में वापस लौटने वाले नीलम संजीव रेड्डी को लोकसभा का स्पीकर बनाया गया। 1967 में भी नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के स्पीकर थे। चूंकि फरवरी 1977 में, यानी कि 77 के आम चुनाव के नतीजे आने से 1 महीने पहले ही देश के उस वक्त के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया था। ऐसे में नई सरकार के सामने जो पहला बड़ा चुनाव आना था, वो चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव था। तब तक बीडी जत्ती, जो उस वक्त के उपराष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहे थे। जनता पार्टी में राष्ट्रपति के नाम को लेकर एक राय कायम नहीं हो पा रही थी, और इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि मोरारजी के शपथ लेने के कुछ ही महीनों के भीतर उनके और जेपी के बीच मतभेद की खबरें आने लगी थी। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव के दावेदारों के सामने यह धर्म संकट था, किसका आशीर्वाद लें? उस बूढ़े नायक का जिसके कांधे पर चढ़कर ये कथित संपूर्ण क्रांति आई है, या उस व्यक्ति का जो इस नायक का आशीर्वाद लेकर राज सिंहासन पर बैठ गया है? जुलाई 1977 दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में राष्ट्रपति चुनाव के दावेदारों के नाम जोरों पर थे। पहला नाम आया उस कैंडिडेट का जिसका समर्थन कर रहे थे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ये थी भरतनाट्यम की डांसर रुक्मणी अरुंदले। लेकिन जैसे ही इनके नाम को मोरारजी खेमे ने आगे बढ़ाया, वामपंथी पार्टियों ने जोरदार विरोध किया। तमिलनाडु की भी दोनों पार्टियां द्रमुक और अन्ना द्रमुक
इस नाम के खिलाफ थीं। ऐसे में मोरारजी का प्रस्ताव शुरू में ही गिर गया। चूंकि सिंडिकेट के कई नेता अब जनता पार्टी में थे, इसलिए उनके भी एक पुराने नेता का नाम सुर्खियों में आया। इस नेता का नाम था एस निजलिंगप्पा। ये वही निजलिंगप्पा हैं जिनके कांग्रेस अध्यक्ष रहते पार्टी का विभाजन हुआ था और नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हारे थे कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन निजलिंगप्पा की दावेदारी में एक खामी थी। उस वक्त के जो उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती, वो भी कर्नाटक के लिंगायत समुदाय से आते थे और निजलिंगप्पा भी उसी समुदाय से थे। ऐसे में राजनीतिक चौसर खेलने वालों को ये लगा कि एक ही राज्य और एक ही समुदाय से यदि दो व्यक्ति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेंगे तो सही संदेश नहीं जाएगा। इस तर्क के सहारे निजलिंगप्पा की दावेदारी को खारिज कर दिया गया। तीसरा नाम आया उस वक्त के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम का। वही जगजीवन राम जो जनता पार्टी की सरकार बनने पर नाराज थे और इसीलिए जिस दिन मोरारजी देसाई की कैबिनेट ने शपथ ली, वो उस दिन अपने घर के कोप भवन में बैठे रहे। बाद में जेपी के मनाने पर वो कैबिनेट में शामिल हुए। बाबू जगजीवन राम का नाम उन लोगों ने आगे बढ़ाया जो बाबूजी की राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उन्हें लगा कि इससे दो काज बन जाएंगे। एक, जनता पार्टी के शासनकाल में देश को पहला दलित राष्ट्रपति मिलेगा। इससे लोगों के बीच, दलितों के बीच अच्छा राजनीतिक संदेश जाएगा। दूसरा, हमेशा के लिए बाबू जगजीवन राम की प्रधानमंत्री के पद पर दावेदारी खत्म हो जाएगी। ऐसे में जगजीवन राम के प्रस्ताव का विरोध खुद जगजीवन राम के कट्टर समर्थकों ने किया और ये नाम भी धराशायी हो गया। आखिरी में आया चौथा, आखिरी और फाइनल नाम नीलम संजीव रेड्डी का, जो उस वक्त के लोकसभा स्पीकर थे। लेकिन इस नाम पर मोरारजी देसाई सहमत नहीं थे, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी को जेपी के खेमे का आदमी माना जाता था। उधर कांग्रेस थी जो अब विरोध करने की हैसियत में नहीं थी। शाह कमीशन बन चुका था। इंदिरा और उनके बेटे पर लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा था और ऐसे में इंदिरा गांधी बचाव का एक ये रास्ता भी देख रही थी जिसके तहत वो जनता पार्टी के नेताओं से मेल मिलाप कर लें और उन पर किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई ना हो। एक पेच और था जो कांग्रेस के खिलाफ जा रहा था, वो ये कि जनता पार्टी सरकार ने शासन में आते ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली कई सूबाई सरकारों को ये कहते हुए बर्खास्त कर दिया था कि वो जनता का समर्थन खो चुके हैं। उस वक्त के कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती ने पहले तो चौधरी चरण सिंह, जो उस वक्त देश के गृह मंत्री थे, उनके भेजे इस प्रस्ताव पर, इन सरकारों की बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर दस्तखत करने से आनाकानी की। लेकिन जब चौधरी अड़ गए तो एक रोज के भीतर जत्ती का विरोध भी खत्म हो गया। इसके बाद जब इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए तो ज्यादातर में जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जिसमें विधायकों और सांसदों के वोट होते हैं, उसमें अब जनता पार्टी को स्पष्ट ही नहीं, प्रचंड बहुमत हासिल था। ऐसे में कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा भी करती तो वो सिर्फ प्रतीकात्मक होता, लेकिन कांग्रेस तो खुद अपने भीतर की लड़ाई से नहीं निपट पा रही थी। वाई.बी. चौहान, ब्रह्मानंद रेड्डी और स्वर्ण सिंह जैसे कई नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ हो चुके थे। इंदिरा गांधी की मर्जी के खिलाफ उनके करीबी बंसीलाल को पार्टी से निकाल दिया गया था और संजय गांधी की भी राजनीतिक बलि लेने की कोशिश की जा रही थी। संसद के भीतर और बाहर कांग्रेस पर, इंदिरा पर लगातार हमले हो रहे थे। ऐसे में इंदिरा ने तय किया कि सत्तारूढ़ दल जिस कैंडिडेट का नाम तय करेंगे, हम भी उसी का समर्थन करेंगे। नीलम संजीव रेड्डी की भी यही एकमात्र शर्त थी। उनका कहना था कि अगर मेरे नाम पर सर्वसम्मति नहीं बनती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सर्वसम्मति के नाम पर लोकसभा में एक रोज खूब तमाशा हुआ। 7 जुलाई 1977 लोकसभा का मॉनसून सत्र। सामने सत्ताधारी पक्ष के लोग हंगामा कर रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी विवश होकर देख रहे थे। तभी मार्शल ने उनको एक पर्ची पकड़ाई। ये पर्ची भेजी थी कांग्रेस के सांसद कर्ण सिंह ने। नीलम संजीव रेड्डी ने पर्ची पढ़ी और मोड़कर जेब में रख ली और सामने की कार्यवाही देखने लगे। क्या कार्यवाही हो रही थी? सत्ता पक्ष के लोग इस बात पर हंगामा कर रहे थे कि संजय गांधी के खिलाफ
उनकी ही पार्टी के वित्त मंत्री पटेल कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? संजय गांधी पर क्या इल्जाम था? कुछ रोज पहले अंग्रेजी के स्टेट्समैन अखबार में एक खबर छपी थी, एक फोटोकॉपी छपी थी स्विस बैंक के ड्राफ्ट की, जिसके जरिए यह इल्जाम लगाया गया था कि संजय गांधी ने अपनी पत्नी मनेका गांधी को 25,000 फ्रैंक यानी फ्रांस की मुद्रा निकाल कर दिए थे। और इसी को लेकर सत्ताधारी पार्टी के सांसद अपनी ही पार्टी के मंत्री पर हमलावर हो रहे थे, कह रहे थे कि कार्रवाई करिए। पटेल की सफाई ये थी कि ये सिर्फ एक फोटोकॉपी है और इसके बिना पर किसी भी कार्रवाई का आदेश नहीं दिया जा सकता। जब नीलम संजीव रेड्डी ने बीच बचाव की कोशिश की तो वामपंथी दलों के सांसदों ने मजाकिया लहजे में ही सही उनको भी घेर लिया। लेफ्ट पार्टी के सांसद ज्योतिर्मय बसु तो अपनी जेब से एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाल कर ले आए और रेड्डी से बोले, अध्यक्ष जी आप भी देख लीजिए, इस मामले में संजय की संलिप्तता साफ नजर आ जाएगी। रेड्डी को आखिरी में इस पूरी कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा भोजनावकाश तक, और फिर वो पर्ची लेकर अपने चैम्बर में बढ़ गए। वहां पर जब पत्रकार उनके पास पहुंचे तो रेड्डी खींच कर बोले, ये बतौर स्पीकर मेरे लिए सबसे ज्यादा सरदर्द देने वाला सेशन होता जा रहा है। उनको अंदाजा नहीं था कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई उनकी जेब की पर्ची पर नजर रखे हुए हैं और उनके इस सरदर्द वाले दिन को एक और ही ट्विस्ट देना चाह रहे हैं। दरअसल मोरारजी देसाई को ये पता चल गया था कि कर्ण सिंह के जरिए कांग्रेस ने नीलम संजीव रेड्डी के दावेदारी को समर्थन का संदेश पहुंचा दिया था। ऐसे में देसाई के पास ज़्यादा राजनीतिक विकल्प नहीं बचे थे और उन्होंने भी एक पर्ची लिखकर नीलम संजीव रेड्डी को भिजवा दी, जिसमें लिखा था कि जनता पार्टी बतौर राष्ट्रपति आपकी दावेदारी का समर्थन करती है। मोरारजी की पर्ची मिलने के बाद रेड्डी मुतमईन हो गए अपने निर्वाचन को लेकर। फिर भी उन्होंने इंतजार किया, क्योंकि कुछ ही देर में उसी संसदीय परिसर में पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता मधुलिमेय को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। इसमें बाकायदा पार्टी के फोरम से नीलम संजीव रेड्डी की दावेदारी का ऐलान किया गया। रेड्डी को अभी आखिरी दांव चलना था। उन्होंने अपने दफ्तर से ही द्रमुक नेता करुणानिधि को फ़ोन किया। जब करुणानिधि ने भी अपने समर्थन का वादा दिया तो नीलम संजीव रेड्डी ने जिस दिन को वो सबसे सरदर्द भरा दिन बता रहे थे, उसका पटाक्षेप करते हुए लोकसभा के स्पीकर के पद से इस्तीफा दे दिया और अपने गृह जनपद अनंतपुर की तरफ निकल गए मां का आशीर्वाद लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि नीलम संजीव रेड्डी के अलावा उस चुनाव में और किसी ने नामांकन नहीं किया। उनके अलावा 36 पर्चे और भरे गए थे, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर अवतार सिंह रिखी ने पाया कि ये सब के सब खारिज किए जाने के योग्य हैं, क्योंकि इनमें से किसी के भी पास 10 प्रस्तावक और 10 समर्थक नहीं थे। प्रस्तावक या समर्थक वही हो सकते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हो, यानी कि सांसद और विधायक। ये नया कानून 1974 में बना था एक अमेंडमेंट के जरिए। 21 जुलाई 1977 नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख बीत गई। नीलम संजीव रेड्डी के अलावा सभी नामांकन कानूनी रूप से गलत पाए गए थे और ऐसे में 3 बजे देश के नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान कर दिया गया। इकलौती बार ये ऐलान करते वक्त रिटर्निंग ऑफिसर को वोटों की गिनती नहीं बतानी पड़ी, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कांग्रेसी नेता निर्विरोध देश के राष्ट्रपति बन गए थे। ये इकलौती बार हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध देश के राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन बतौर राष्ट्रपति उनका कार्यकाल खासा विवादों से भरा रहा। उन पर यह इल्जाम लगा कि मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के बाद उन्होंने जरूरी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और अपने किसान नेता दोस्त चौधरी चरण सिंह को शपथ दिलवा दी। उन पर यह इल्जाम लगा कि जब चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई तो पर्याप्त समर्थन के बावजूद उस वक्त के देश के सबसे बड़े दलित नेता बाबू जगजीवन राम को उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से रोका, और ये सब उन्होंने किया अपनी राजनीतिक विरोधी इंदिरा गांधी की शह पर। महामहिम के अगले एपिसोड में आपको बताएंगे नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल में हुए इन सब विवादों के बारे में, और ये भी बताएंगे कि वो अपने दूसरे कार्यकाल के लिए क्या युक्ति भिड़ा रहे थे। महामहिम लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज लगातार देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताते भी रहिए कि इस पर आपकी क्या राय है।
शुक्रिया।